नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया की बड़ी खबर के साथ, और वो खबर जिसका सीधा इंपैक्ट आप पर होता है। बात अमेरिका और ईरान की लड़ाई की, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है, हिंदुस्तान पर भी हुआ। क्या ये लड़ाई खत्म हो चुकी और क्या ईरान जंग जीत गया है? मिडिल ईस्ट के युद्ध मैदान से एक ऐसी खबर आ रही है जिससे अमेरिका इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है। खबर यह है कि ईरान जंग जीत चुका है। तेहरान में जश्न की शुरुआत हो चुकी है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गलिबाफ ने आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यह जंग जीत ली है। इसका ऐलान तेहरान से हुआ है। तेहरान का मैसेज क्लियर है, साम्राज्यवादी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और अब रणनीति सुप्रीम लीडर के फैसलों के तहत एक शक्तिशाली ईरान के निर्माण की है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन खामोशी और गहरी झल्लाहट में है। हथियारों की कमी, इजराइल की सुरक्षा ना हो पाने के कारण फिर से अमेरिका बातचीत की टेबल पर आ गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस से अमेरिकी सेना को कम किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का एक तरफा एकाधिकार कायम है और यूरेनियम एनरिचमेंट लगभग 90% तक ले जा सकता है। ईरान वेपन ग्रेड के करीब पहुंच गया है, यह भी खबर मिल रही है। और ये तमाम संकेत बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का गेम प्लान न सिर्फ ध्वस्त हुआ, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाला देश अमेरिका इस जंग को हार गया। तो क्या सबसे बड़ी महाशक्ति को मिडिल ईस्ट में ईरान के आगे घुटने टेकने पड़े? आखिर वॉशिंगटन को पीछे हटने पर किसने मजबूर किया और क्यों तेहरान जीत का जश्न मना रहा है, बताएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में डिटेल से। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे एक और धधकते वॉर फ्रंट की। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी का कोई सीन नहीं नजर आ रहा है। 4.5 साल से जारी यूक्रेन युद्ध का असली और सबसे भयानक मंजर अब नजर आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े आर्थिक हथियार, उनके तेल नेटवर्क और शैडो फ्लीट पर यूक्रेन चौतरफा प्रहार कर रहा है, जिसने मॉस्को की बुनियाद हिला दी है। यूक्रेन के गुप्त ऑपरेशन मोलोचका ने महज 3 हफ्ते में काला सागर और अजोव सागर के भीतर 200 से ज्यादा रशियन फ्लीट को जहाजों को निशाना बनाकर पुतिन की सप्लाई लाइन ठप कर दी है। दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के नेवी कमांडो अब बीच समंदर में रूसी तेल टैंकर्स पर काल बनकर टूट रहे हैं। यानी लड़ाई अब सिर्फ रशिया वर्सेस यूक्रेन की नहीं रह गई है, यह लड़ाई रशिया वर्सेस नेटो की हो चुकी है, रशिया वर्सेस यूरोप की हो चुकी है। अवैध तरीके से तेल बेचकर रूस की वॉर मशीन को चलाने का दावा किया जा रहा था और अमेरिका शुरू से इस नेटवर्क को घेरने में लगा हुआ था। और अमेरिका की शह पर यूक्रेन ने इस नेटवर्क को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है, बल्कि इस नेटवर्क को तोड़ दिया है, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तो क्या यूक्रेन और नेटो देशों का यह प्रहार पुतिन के आर्थिक रथ को रोकेगा या पुतिन की आग में यूरोप जल जाएगा? दिखाएंगे आपको खबर डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की। खाड़ी में जारी जंग के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही जंग में वो जीत चुका है और जीत का जश्न तेहरान में मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हालांकि ईरान ने कहा है कि जंग भले ईरान ने जीत लिया हो, लेकिन संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। वो अमेरिका को माफ नहीं करेगा, अमेरिका से बदला लेता रहेगा, ईरान मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। लेकिन ईरान जीत का दावा कैसे कर रहा है, आइए इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके देखते हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, ये ईरान के लोग तेहरान स्क्वायर पर निकले हैं। जीत का जश्न मनाया जा रहा है लाल रोशनी के बीच। सरकार और सेना का समर्थन किया जा रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तेहरान की सड़कों पर निकलकर लोग जश्न मना रहे हैं और इसका कारण वो ये मान रहे हैं कि जंग में ईरान ने अमेरिका को हरा दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कही जाने वाले अमेरिका को मिडिल ईस्ट के युद्ध के मैदान में उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां से उसके पास पीछे हटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है। और इसके अलावा अमेरिका ने जो ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे, उसमें से एक को भी अचीव नहीं कर पाया। ईरानी संसद के अध्यक्ष और अमेरिका संघर्ष विराम समूह के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद गलिबाफ ने दावा किया कि ईरान ये जंग जीत चुका है और तेहरान से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती इस जीत को कायम रखने की है और देश को ताकतवर बनाने की है। ईरान के तस्नीम न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट के मुताबिक संसद अध्यक्ष ने ईरानी संसद समन्वय परिषद में यह बात कही है। स्पीकर ने परिषद को बताया कि ईरान ने जंग जीत लिया है, लेकिन अब ईरान को सुपर पावर बनाना है। ईरान ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि ये जीत हमारी हुई है, लेकिन साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ हमारा यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
अब ईरान की जीत की हुंकार क्या है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ईरान ने कहा अमेरिका से जंग जीत चुके हैं, साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। साम्राज्यवादी ताकतों का मतलब है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वो सशस्त्र संघर्ष करता रहेगा। मोहम्मद गलिबाफ ने कहा कि शक्तिशाली ईरान बनाना है, सुप्रीम लीडर के अधिकार और फैसले लेने की ताकत को मजबूत करना है, और साथ ही साथ केशम द्वीप पर नागरिकों के घरों पर हुए अमेरिकी हमले की निंदा की। मिनाब और लोमेर्द में अमेरिकी हमलों को अपराध बताया गया। बता दें आपको, मिनाब में स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ था जिसमें 160 से ज्यादा मासूम बच्चियां मारी गई। ईरान ने कहा कि भले ही जंग में जीत हुई है, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर भरोसा करना ठीक नहीं है, इसलिए संघर्ष लंबा चलेगा। यानी ईरान ने क्लियर कर दिया है कि संघर्ष चलता रहेगा और अमेरिका और इजराइल को शांत नहीं बैठने देंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की फितरत धोखे की रही है, ईरान का यह मानना है। अब सवाल यह आता है कि ईरान जीत का दावा क्यों कर रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसकी वजह से अमेरिका के जंगी साजो सामान जलकर खाक हो गए, अमेरिकी हथियार के स्टॉक खत्म हो गए, 45 से ज्यादा जहाज मटियामेट हो गए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बुरा इंपैक्ट आया, अमेरिका पर कर्ज का जाल बढ़ता चला गया। अमेरिका जंग रोकने और वहां से निकलने के लिए अब छटपटा रहा है, और जंग से भागने के लिए अमेरिका हर बार ये कहता है कि ईरान के साथ बढ़िया बातचीत चल रही है, हमला रोक दिया गया है, ईरान बातचीत की टेबल पर आ गया है। अमेरिकी हथियारों की कमी की वजह से हमला रोका गया है, अमेरिका यह बताने को तैयार नहीं है, लेकिन वहां के सैन्य अधिकारी गाये बगाए इस बात का जिक्र कर देते हैं। इस कमी को छिपाने के लिए ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई करेंगे, लेकिन अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत के जरिए समाधान चाहता है। और वो जो बयान आप सुन रहे हैं और जो पोस्टरिंग आप देख रहे हैं, वो सब प्रेशर बनाने के लिए। ट्रंप को याद होना चाहिए कि 28 फरवरी को हमले से पहले ईरान के साथ बातचीत जारी थी। जून 2025 में हमले से पहले ईरान के साथ बातचीत चल रही थी, बावजूद इसके अमेरिका इजराइल ने हमला किया। और आज ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम वो लोग हैं जो सैन्य कार्रवाई को नहीं मानते और हम लोगों को मारना नहीं चाहते, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को यह मालूम होना चाहिए कि ईरान पर हमले के दरमियान, ईरान में इस जंग के दरमियान 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ट्रंप कह रहे हैं कि प्रस्तावित हमला इतना बड़ा होता कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभियान होता, तो यह बात तो जंग छेड़ने से पहले सोचनी चाहिए थी। अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए, क्या इसके जिम्मेदार ट्रंप नहीं है? जंगी हथियार खत्म होने की वजह से और ईरान से हार का डर अमेरिका के फैसले की एक बड़ी वजह है। हो सकता है न्यूक्लियर या कोई बड़ा बम या फिर मिसाइल अटैक की संभावना, तभी वो ईरान पर छोटे हमलों को रोक रहा है। और यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ बहानेबाजी हो, पोस्टरिंग हो, प्रेशर बनाने का टैक्टिक्स हो, जिससे कि ईरान बातचीत की टेबल पर आ जाए। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि जो भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मौजूद हैं 12-13 देशों में, वो फौरन इस इलाके को छोड़ दें। उधर इजराइल ने, अमेरिकी एयरलाइंस ने मार्च 2027 तक की फ्लाइटों की आवाजाही कैंसिल कर दी है। अगर इसको जंग के लिहाज से देखें तो यह बड़े हमले की तैयारी नजर आती है, लेकिन अटैक कभी भी जब दुश्मनों पर होता है तो उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये पोस्टरिंग है तो ईरान को अलर्ट होने का मौका मिल गया कि आप अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, ईरान में, इजराइल में आप विमान सेवा रोक रहे हैं। ईरान अपने हथियार और सैन्य साजो सामान को सिक्योर कर लेगा। यह एक प्रेशर बनाने का तरीका है। अमेरिका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही हार चुका है। कोशिश यह है कि ईरान को बातचीत की टेबल पर लाया जाए, जिससे कि अमेरिका यह प्रेशर बना रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने कहा है अप्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन ईरान के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि ईरान के साथ समझौता हो जाएगा। इसके लिए आपको डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनवाते हैं। by Saudi Arabia, by UAE, and by Qatar, and by Iran. We were all set to go. It's about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal.
there's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization. इससे पहले भी अमेरिका बातचीत की कोशिश कर चुका है, बातचीत की पेशकश कर चुका है, लेकिन बार बार ये बातचीत फेल होती है और अमेरिका अटैक करता है। 28 फरवरी 2026 अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, तभी बातचीत चल रही थी। 8 अप्रैल 2026 तब भी अमेरिका इजराइल में बातचीत चल रही थी, पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ था। 17 जून 2026 अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही थी, 14 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके थे। 21 जून 2026 एमओयू के बाद पहला उच्च स्तरीय वार्ता दौर शुरू हुआ स्विट्जरलैंड में, इसके बाद भी अटैक हुए हैं। 30 जून से 1 जुलाई के दरमियान दूसरे दौर की वार्ता दोहा और कतर में हुई, पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ था, इसके बाद भी अटैक हुए। 8 जुलाई 2026 ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने का ऐलान किया, फिर दोबारा से हमले शुरू किए। 25 जुलाई 2026 अमेरिका ने लगातार 13 दिन की बमबारी की, उसके बाद हमले रोक लिए। 2 अगस्त 2026 ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित बड़ा हमला टाल दिया। 3 अगस्त 2026 अमेरिका और ईरान के बीच नई बातचीत का ऐलान किया गया। क्यों बार बार अमेरिका हमले करने के बावजूद बातचीत की टेबल पर आता है? जाहिर सी बात है कि बातचीत के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है और ईरान जीत चुका है। भले मैं अमेरिका कह रहा हूं हमने बातचीत को टाल दिया, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि इस लड़ाई में अमेरिका को ईरान ने चेकमेट कर दिया है और ट्रंप का गेम प्लान पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। अमेरिका यह दावा कर रहा है कि खाड़ी देशों के कहने पर उसने हमला रोका है, लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों, रक्षा जानकारों और खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का हमला रोकना उसकी कोई दया या रणनीति नहीं है, बल्कि अभूतपूर्व लाचारी है। अमेरिका ने अपने जिन मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, थार्ड, एरो, जो प्रिसीजन गाइडेड हथियार हैं, जिसके दम पर उस शेखी बघार रहा था, उनका स्टॉक तेजी से खत्म हो गया। और जब आसमान से आग बरसने वाले हथियार ही खत्म होने लगे तो ईरानी मिसाइल से कौन बचाएगा? बड़ी से बड़ी महाशक्ति को बातचीत की टेबल याद आने लगती है। अमेरिका का बातचीत के लिए तैयार होना उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी सैन्य थकावट का सबसे बड़ा सबूत है और रणनीतिक फेल्योर का सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका की हार का कारण यह भी है कि जंग के बीच खाड़ी देशों से भी अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। महासंग्राम के बीच अमेरिका ने कतर स्थित अपने सैन्य बेस अल उदैद एयरबेस से अपनी सेना की उपस्थिति को समेटना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ एक रणनीतिक फेरबदल नहीं है, यह मिडिल ईस्ट से अमेरिका के प्रभुत्व के खिसकने की सबसे बड़ी शुरुआत है। कतर का बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशंस का दिल माना जाता है। ईरान की सटीक मिसाइल क्षमता और क्षेत्रीय पहुंच ने अमेरिका के सबसे सुरक्षित गढ़ को कब्रिस्तान बना दिया। अपने ही सैनिकों और महंगे सैन्य उपकरणों की तबाही, ईरानी मिसाइलों से बर्बादी अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाया और अमेरिका को कतर से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। इतिहास गवाह है कि जब कोई फौज अपने बेस को खाली करने लगे तो उसे रणनीतिक सफलता नहीं कहा जाता, बल्कि इसे पीछे हटना कहा जाता है, इसे मैदान छोड़ना कहा जाता है, इसे हार कहा जाता है। मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का क्या ऑब्जेक्टिव था? शायद आपको याद हो, एक भी ऑब्जेक्टिव अमेरिका पूरा नहीं कर पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को लेकर एक ही मकसद था, एक ही गोल था, रिजीम चेंज करना। वॉशिंगटन का सपना यह था कि कड़े प्रतिबंधों, सैन्य धमकियों, लक्षित हमलों के जरिए ईरान की इस्लामिक रजीम को उखाड़ फेंकेंगे, तेहरान में अपनी कठपुतली सरकार बनाएंगे और उसके बाद ईरान को अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे, जैसे पहले भी अमेरिका ने किया था 1953। लेकिन कई बार हमला करने और लगातार बमबारी के बावजूद भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो पाई। भले ही अली खामनी को मार दिया गया हो, लेकिन मुश्तबा ने सत्ता संभाल ली और मुश्तबा को आज तक न सीआईए ढूंढ पाई और न ही मोसाद ढूंढ पाया। ट्रंप का ऑब्जेक्टिव धरा का धरा रह गया और 5 महीने की लड़ाई के बाद भी ईरान के तेवर वैसे के वैसे ही हैं। ट्रंप के ढहते हुए सपनों की रिपोर्ट कार्ड क्या कहती है? क्या निकल कर आया सामने इस जंग से? 5 महीने में डोनाल्ड ट्रंप का मैं आपको रिजल्ट दे देता हूं। ये देखिए, रिजीम चेंज, तेहरान का नेतृत्व तो पहले से ज्यादा मजबूत है। आयतुल्लाह अली खामनेई की उम्र अगर 80 साल थी तो आज के सुप्रीम लीडर की उम्र 60 साल के करीब हो सकती है। ईरान को अलग थलग करना, तेल बाजार और होर्मुज पर ईरान की पकड़ मजबूत हो गई, यहां तक कि मिडिल ईस्ट अब ईरान के तेहरान के करीब जाना चाहता है। आ जाइए होर्मुज के, जो ऑब्जेक्टिव था वो तो अचीव नहीं कर पाया और जो नहीं था वो ऑब्जेक्टिव बन गया।
अब अमेरिका हर बार एक ही शर्त रखता है, हुर्मुज खोल दो, जिस पर ईरान ने एकाधिकार का ऐलान कर दिया। कंप्लीट फेल, सैन्य दबाव बनाना। अमेरिका आज की तारीख में खुद सैन्य दबाव के अंदर है। ईरान पर तो दबाव बना नहीं, यहां भी पूरी तरीके से फेल साबित हुए। परमाणु कार्यक्रम रोकना। सूत्र बताते हैं कि यूरेनियम का संवर्धन 90% तक करीब पहुंचा चुका है ईरान, और कभी भी वो न्यूक्लियर बम हासिल कर सकता है। यानी इस मामले में भी कंप्लीट तरीके से फेल नजर आए। ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर का सिद्धांत अब अमेरिका पर लागू हो रहा है। ईरान पर ध्वस्त हो गया। तेहरान में तख्ता पलट का सपना देखने वाले वॉशिंगटन में आज ट्रंप खुद की साख और खुद की कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो प्लान रचा था वो ध्वस्त हो गया, गेम प्लान खत्म हो गया, और इस वजह से बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर हो गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने ईरान पर हमला परमाणु कार्यक्रम की वजह से किया, और अमेरिका इस मेन मुद्दे से हट गया और होर्मुज पर आकर फंस गया, क्योंकि ईरान के होर्मुज पर तालाबंदी करते ही तेल के भाव आसमान छूने लगे और इंटरनेशनल मार्केट प्रेशर में आ गए। दुनिया के कुल तेल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा इसी इलाके से निकलता है, और उस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका बार बार अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजकर धौंस जमाने की कोशिश करता दिखा। लेकिन आज की हकीकत यह है कि ईरान का एकाधिकार उसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आज भी कायम है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का एक तरफा कंट्रोल है। ईरान जब चाहे जिस जहाज को चाहे रोक लेता है, जिस जहाज पर चाहे हमले कर देता है। या ना अमेरिका की चलती है, ना ब्रिटेन की चलती है, ना फ्रांस की चलती है। अमेरिकी नौसेना के वॉरशिप्स भी इस इलाके में घुसने से पहले 100 बार सोचते हैं। आलम यह है कि आज तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करके अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ ऑफ पर्शिया में नहीं जा पाया, पर्शियन गल्फ में। यानी होर्मुज की चाबी ईरान से नहीं ले पाया अमेरिका। ईरान ने साबित कर दिया कि उसके इलाके में कोई भी ताकत आ जाए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, उसे भी ईरान की मर्जी से चलना होगा, और यही ईरान की सबसे बड़ी जीत है। होर्मुज के अलावा अमेरिका को जिस बात का डर है वो है परमाणु कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ने इजराइल के साथ ईरान पर हमला किया। वॉशिंगटन चाहता था कि बातचीत के टेबल पर ईरान अपने परमाणु इरादों को पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने बातचीत के लिए ऐसी शर्तें रखी कि अमेरिका के पास परमाणु मुद्दे पर बात करने का हिम्मत ही नहीं रहा। तेहरान ने साफ कर दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और उस पर कोई समझौता या बातचीत नहीं होगी। अमेरिका बिना किसी शर्त के बातचीत के टेबल पर आने को मजबूर हुआ, जिसका मतलब यह है कि उसने ईरान के परमाणु शक्ति बनने के हक को चुपचाप स्वीकार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों, रक्षा जानकारों और कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ईरान यूरेनियम के एनरिचमेंट के लेवल के 90% तक पहुंच चुका है। 90% का मतलब है वेपन ग्रेड यूरेनियम, यानी ईरान अब परमाणु बम बनाने से चंद कदम की दूरी पर है। जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ईरान के पास इस वक्त 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है। यानी ईरान 450 किलो यूरेनियम 60% एनरिच करके बैठा हुआ था। ये 2025 की खबर है, और इस खबर पर मुहर लगाई थी IAEA ने। और अब जो दावा सोर्सेस के हवाले से किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि 60 से 90% तक ईरान जा चुका है पिछले एक साल में। लेकिन अगर तकनीकी रूप से देखेंगे तो 60 से 90% एनरिचमेंट तक जाने में यूरेनियम को 4 हफ्तों का वक्त लगता है। और याद कीजिए ईरान का वो बयान कि जंग के बीच अगर हम पर बड़ा हमला हुआ तो हम दुनिया को सरप्राइज देंगे, अमेरिका को सरप्राइज देंगे। तो ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो फिर यूएस मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान पर नया सैंक्शन लगा सकते हैं। दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर होगा।
और यहां तक कि अमेरिका ने कहा कि हमारी बातचीत हो गई है तेहरान से। तेहरान अपने 440 किलोग्राम यूरेनियम को IAEA को हैंड ओवर करेगा या चाइना को ही हैंड ओवर कर दे, लेकिन तेहरान ने इन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। मतलब युद्ध केवल मिसाइल और ड्रोन से नहीं लड़ी गई, बल्कि एक साइकोलॉजिकल वॉर भी लड़ी गई, इच्छा शक्ति वाला युद्ध। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर होते हुए भी, दुनिया भर से सपोर्ट लेते हुए भी, मिडिल ईस्ट के दोस्तों के होने के बावजूद, इजराइल के इस इलाके में होने के बावजूद 5 महीने में ही जंग हार गया। जबकि ईरान जैसा मुल्क, कमजोर, सैंक्शन लगा हुआ मुल्क, टेक्नोलॉजी जिसके पास नहीं थी, दुनिया भर की बैंकिंग सिस्टम से जिसे बाहर उठाकर फेंक दिया गया था, वो 5 महीने की लड़ाई के बाद, जिस पर सैकड़ों मिसाइल हमले हुए, सीना तान कर खड़ा है जैसे पहले दिन था। और आज अमेरिका का सरेंडर और ईरान की जीत से इस बात का ऐलान हो गया कि दुनिया अब सिर्फ अमेरिका के इशारे पर नहीं चलेगी। इस दुनिया का अकेला चौधरी अमेरिका अब नहीं बन सकता। कतर से अमेरिकी सेना कम करना हो, हमलों को रोकना हो, हथियारों की कमी की रिपोर्ट्स आनी हो, बातचीत की टेबल बार बार आना हो, ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना हो, होर्मुज पर ईरान का अडिग कब्जा हो, ये फैक्ट्स चीख चीख कर बयान दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभुत्व का सूरज अस्त हो चुका है और तेहरान के आसमान पर एक नई स्वाभिमानी और विजयी शक्ति का सूर्योदय हो चुका है। और आज भी वही हुआ जो इतिहास में हर बार होता आया है कि ईरान हर बार जंग जीत गया, जीत ईरान की हुई। और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिकी सैनिक इस क्षेत्र को खाली नहीं कर देते, क्योंकि ईरान का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है मिडिल ईस्ट से अमेरिका का सफाया। इसलिए आप छिटपुट लड़ाई देखेंगे, वॉर बीच बीच में देखेंगे, लेकिन अभी की ताजा रिपोर्ट यह बता रही है कि ईरान जीत चुका है। 4.5 साल से जारी रूस यूक्रेन का युद्ध अब विश्व युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है, क्योंकि इस जंग का असली और सबसे खतरनाक चेहरा सामने आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सबसे बड़ी ताकत उनका तेल नेटवर्क है, और यूक्रेन बहुत दिनों से लगा हुआ है कि वो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दे पुतिन के। पिछले 3 हफ्तों में जो कुछ हुआ है उसने मॉस्को को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन के ऑपरेशन मोलोचका ने काला सागर और अजोव सागर में रूसी समुद्री सप्लाई चेन को पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। एक के बाद एक जहाज बीच समंदर में पानी पर धू धू करके जल रहे हैं। वोल्दिमीर जेलेंस्की ने समंदर में आग लगा दी है। दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे जो मुख्य यूरोपीय देश है वो भी रूसी जहाजों पर काल बनकर टूट पड़े हैं। इस चौतरफा आर्थिक और सैन्य घेरेबंदी ने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। यूक्रेन ने 6 जुलाई से एक बेहद गुप्त और घातक नौसैनिक अभियान की शुरुआत की, जिसे ऑपरेशन मोलोच का नाम दिया गया। इस नाम के पीछे ही यूक्रेन की सोच छिपी है। मॉस्को क्रीमिया के जरिए गिरेगा, मोलोचके का मतलब। कैसे रूस पर यूक्रेन कहर बनता जा रहा है यह भी देख लीजिए। समंदर में अब तक 201 रूसी जहाजों को निशाना बना चुका है। 3 हफ्ते में यूक्रेन ने 200 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। 129 रूसी जहाजों पर अजोव सागर में यूक्रेन ने हमला किया है। रूस के 72 जहाज काला सागर में ही हमले के जद में आए हैं। यूक्रेन का मकसद सिर्फ हर जहाज को डुबोना नहीं है। यूक्रेन ने स्वदेशी सी ड्रोन से जहाजों के इंजन को निशाना बनाया, नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया। फिलहाल रूस की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ठप पड़ी हुई है। 1 अगस्त को यूक्रेन ने 1 लाख टन क्षमता वाले जहाज को डुबो दिया। रूसी कंटेनर यानीना को डुबोकर पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा झटका यूक्रेन ने इस वॉर में दिया है। जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद रूसी तेल पर सैंक्शन लगाए तो रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार करते हुए एक शैडो फ्लीट तैयार की। शैडो फ्लीट ऐसे टैंकर्स को कहते हैं जो फर्जी होते हैं, गुमनाम देशों के झंडे के बैनर तले काम करते हैं। इनका बीमा और स्वामित्व भी संदिग्ध माना जाता है। ये समुद्र में ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि AIS को ऑफ कर देते हैं और फिर तेल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार करते हुए, मतलब अवैध तरीके से दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। और इसी तेल की बिक्री से मिलने वाला अरबों डॉलर का राजस्व
पुतिन तक पहुंच रहा था, जिससे अमेरिका कहता है कि इससे वॉर फंड हो रहा है और जो भी इस तेल को खरीद रहा है वो भी वॉर फंड कर रहा है, जिसमें चाइना का बड़ा नाम आता है। अमेरिका इंडिया पर भी इल्जाम लगाता है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने फ्लीट्स पर हमले शुरू किए, शैडो फ्लीट्स पर हमले शुरू किए, और इस हमले में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली भी शामिल है। यूरोप और यूक्रेन का यह साझा ऑपरेशन है। अब पुतिन खुलकर नहीं कह सकते कि ये उनके फ्लीट्स हैं, उनके जहाज हैं, क्योंकि ये शैडो फ्लीट है। लेकिन पुतिन को पता है कि हमले यूरोप की तरफ से हो रहे हैं, तो जवाब भी यूरोप को मिलेगा। इसलिए पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रूस के तेल नेटवर्क पर लगातार हो रहे हमलों ने व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया है। रूस के दृष्टिकोण से यह उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं है सिर्फ, बल्कि उसकी संप्रभुता और समुद्री प्रभुत्व को सीधी चुनौती है। पुतिन इस मामले में क्या एक्शन लेंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि ब्रिटेन ने भी रूस के बॉर्डर इलाकों में सैन्य डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है। यूरोप की नजर पुतिन पर है, अमेरिका की नजर पुतिन पर है, पूरी दुनिया की नजर पुतिन पर है कि आखिर इस नए चुनौती को पुतिन कैसे हैंडल करेंगे। कहीं रूस कोई ऐसा हथियार ना इस्तेमाल कर दे जिसके बाद पूरी दुनिया को पछताना पड़े। इसलिए दुनिया की महाशक्तियों को इस मामले में एक्टिव होने की जरूरत है। जब कतर के सैन्य बेस पर अमेरिकी सैनिक चैन की नींद सो रहे थे, उसी समय ईरान ने सेंटकॉम के ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिससे यह साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की राह आसान नहीं है। आगे अमेरिका में इलेक्शंस हैं, इजराइल में भी इलेक्शंस हैं, और इस बीच ईरान के रुख ने अमेरिका और इजराइल दोनों की चैन छीन ली है। जहां अमेरिका बातचीत और डील के जरिए मैटर को सुलझाना चाहता है, लेकिन ईरान का रुख क्लियर है, बातचीत होगी ईरान की शर्तों पर। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का बोरिया बिस्तर समेटना ही उसकी भलाई की कहानी होगी। बातचीत की खबरों के बीच ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर सबसे बड़ा हमला किया है और यह बता दिया है कि अमेरिका यह ना सोचे कि ईरान ही डील करने के लिए बेताब है। ईरान ने कह दिया है कि अगर जंग की शुरुआत अमेरिका ने की है तो खत्म ईरान करेगा। मिडिल ईस्ट में कूटनीतिक और सैन्य हलचल दोनों तरफ जारी है। एक तरफ जहां वॉशिंगटन और तेहरान पर्दे के पीछे से बातचीत के रास्ते टटोल रहे हैं, तो दूसरी ओर होर्मुज से लेकर पर्शियन गल्फ तक बारूद की गंध गहरी होती जा रही है। लोगों को लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने जा रही है, मैटर सुलझ जाएगा, दुनिया में शांति आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि आधी रात को ईरान ने कुवैत के अमेरिकी सैन्य बेस पर जोरदार हमला कर दिया, वो भी तब जब अमेरिका ने अपना हमला टाल दिया था और बातचीत की बात कही थी, और यह भी बताया था कि ईरान के साथ ऑलमोस्ट एक डील लॉक हो गई। लेकिन तब तक ईरान ने रुख साफ कर दिया, कहा कि अमेरिका की तबाही एकमात्र लक्ष्य है ईरान के लिए। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी हमले की तस्वीर है, जहां कुवैत में अमेरिकी बेस पर आग की लपटें दिखाई दे रही। ईरान ने कुवैत में स्थित अहमद अल जाबेर और अली अल सालिम एयरबेस को घातक ड्रोन से निशाना बनाया। इस हमले में अमेरिकी सैन्य संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है, काफी कीमत के ड्रोन क्षतिग्रस्त हुए हैं। खबर यह भी है कि अमेरिकी सैन्य बेस पर काफी मात्रा में युद्धपोत और साजो सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से ईरान ने यहां पर ड्रोन हमला किया। और उसके बाद जो तस्वीर है वो आपके सामने है। अब एक बार नक्शे पर आप देख लीजिए कि खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस कहां कहां मौजूद है। इजराइल सैन्य एयरबेस को छोड़कर बाकी के खाड़ी में स्थित सभी एयरबेस को ईरान टारगेट करता आया है, और ये वो इलाका है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अगर आप इजराइल से शुरुआत करेंगे तो बड़ा एयरबेस, उसके बाद मुआफक साल्ती एयरबेस सऊदी अरब में, सीरिया में अल्तफ्न गैरसन, जॉर्डन में भी बेस है, अल असद एयरबेस इराक में, अली अल सलेम एयरबेस ये सबसे नजदीक बेस है जो वहां पर स्थित है मिडिल ईस्ट में। बहरीन में 5th फ्लीट का मुख्यालय है। कैंप आरिफ-जान ईरान की सीमा से 100 किलोमीटर दूर की जो है वहां पर ये एक बेस है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है।
और कतर में अल उदीद एयरबेस है, सबसे बड़ा अमेरिकी बेस इसे माना जाता है। और अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहां पर अल धफ्रा एयरबेस है यूएई में, और जेबेल अली बंदरगाह यूएई में मौजूद है, जो कि एक आइलैंड पे है। जितने भी बेस आप देख रहे हैं, ईरान चुन चुन कर इनको टारगेट कर रहा है। और चूंकि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स कम है, स्टॉक खत्म हो रहा है, यह बात ईरान को अच्छी तरीके से पता है। तो ईरान जानता है कि ये गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है, इसको जितना यूटिलाइज कर लें उतना बेटर है, क्योंकि अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमले नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए हैं। और ईरान अभी के वक्त का इस्तेमाल अपने बेहतरीन समय के लिए कर सकता है, चाहे वो अमेरिका पर मैक्सिमम प्रेशर ही क्रिएट क्यों ना करना हो। खबर यही है कि ईरान का सिर्फ एक ही टारगेट है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका का सफाया और सारे सैन्य बेस पर ताला। दरअसल कुवैत में मुख्य अमेरिकी सैन्य ठिकाने जैसे कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया, जहां 3 ड्रोन के जरिए हमला किया गया। आरिफ जान कैंप ईरान की सीमा या मुख्य भूभाग से लगभग 100 किलोमीटर की न्यूनतम सीधी दूरी पर है, जबकि अली अल सलेम एयरबेस ईरान से लगभग 140-150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वजह से यहां ड्रोन हमले आसानी से किए जा सकते हैं। अमेरिकी बेस पर सैन्य हमले के बीच अमेरिका की खाड़ी से विदाई भी एक तरह से शुरू हो गई है। कतर, कुवैत, सीरिया समेत कई बेस से अमेरिका अपने सैनिकों को कम कर रहा है, दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है या वापस अमेरिका बुला रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के इरबिल के हरीर एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम को हटाया जा रहा है, और यही ईरान इसे जीत के तौर पर देख रहा है। दरअसल कुवैत पर हमले के पीछे ईरान की एक सटीक सोच है। कुवैत में अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य ढांचा है। यह इराक, सीरिया और खाड़ी क्षेत्र में फैले अमेरिकी अभियान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक हब रहा है। और यही नहीं, यहां पर सेंटकॉम का ऑफिस भी है, और हर बार हमलों का नेतृत्व सेंटकॉम ही करता है। इसलिए ईरान ने कुवैत को टारगेट किया ताकि सेंटकॉम को यह मैसेज जा सके कि अब तुम्हारे यहां से जाने का वक्त हो गया है, अगर और देर की तो तबाही बहुत ज्यादा हो जाएगी। ईरान ने कुवैत पर हमला करके यह भी साफ कर दिया है कि जो भी अरब देश अमेरिका को अपनी जमीन से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाने की इजाजत देगा, उसे भी इसका भारी खामियाजा भुगतना होगा। हमलों के कारण ही सऊदी समेत कई देश ने अमेरिका को बातचीत के लिए कहा है, ताकि खाड़ी देशों का एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के निशाने पर ना आए। और इसी वजह से अमेरिका ने फिलहाल हमले रोके हैं और बातचीत की बात कर रहा है, लेकिन ईरान अभी भी आक्रामक रुख बनाए हुए है। हर बार बातचीत के बीच में ईरान अमेरिकी सैन्य बेस पर अटैक करता है। उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, यह भी आप जान लीजिए। ईरान बड़ी जंग से बचते हुए लगातार असिमेट्रिक वॉरफेयर वाली नीति अपना रहा है, जिससे कि लगातार अमेरिका पर प्रेशर बना रहे। मिसाइल, ड्रोन हमलों के जरिए भारी कीमत चुकाने का संदेश देता है। होर्मुज ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है, यह साबित कर चुका है, और होर्मुज को ईरान ही कंट्रोल करेगा, यह भी ईरान साफ साफ कह चुका है। तेहरान न युद्ध न शांति वाली स्थिति को बातचीत में रखना चाहता है, जिससे कि वो इसका फायदा उठा सके। और पूरी शांति होने पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहने का खतरा भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लंबे तनाव से अमेरिका के सैन्य और आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश ईरान कर रहा है। ईरान घरेलू मोर्चे पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यह रणनीति बहुत जोखिम भरी है। सीमित संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान का लक्ष्य अमेरिका को पीछे धकेलना है और अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना है। लेकिन अमेरिका ने अगर कोई ऐसा हमला कर दिया जिसे ईरान सर्वाइव ना कर पाए, तो ईरान का बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। जबकि ईरान चाहता है कि अमेरिका लंबे वक्त से जंग में फंसे और थक जाए, जैसे वियतनाम में थका, जैसे अफगानिस्तान में थका, जैसे इराक में थक गया। और यही वजह है कि ईरान न तो कंप्लीट वॉर कर रहा है और न ही कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा है या डील कर रहा है या डील की मेज पर आ रहा है। वो साफ साफ कह रहा है कि डील की तो बात ही नहीं उठती। हम जो शर्त देंगे आप उस पर मन मान जाइए, हम इस युद्ध को रोक देंगे।
और इस असमंजस वाली स्थिति की वजह से आप देखिए कि जंग को 5 महीने हो गए, कोई बात नहीं हो पाई, जबकि पाकिस्तान जैसा एक दलाल मुल्क भी इसमें आकर अपना काम करके चला गया। ओमान आया, सऊदी आए, बहुत सारे देश आए, लेकिन डील पर बात नहीं बन पाई। एक बार बात बनी तो वो बहुत कम समय के जीवन काल के साथ बनी। जंग के बीच में से 1-2 बार डील और बातचीत पर सहमति तो बनी, लेकिन डील की बात आते आते बातचीत ही डिरेल हो गई। ईरान के रणनीतिकारों को अच्छी तरीके से मालूम है कि अमेरिका के साथ सीधे पारंपरिक युद्ध में तबाही ही तबाही है, इसलिए तेहरान ने असीमित युद्ध का एक नया चैप्टर खोल दिया है। ईरान की रणनीति यही है कि युद्ध में लागत कम हो, निरंतर दबाव बना रहे और अमेरिका को इस जंग में फंसा लिया जाए, और बहुत हद तक यह होता भी दिख रहा है। अमेरिका की स्थिति यह हो गई है कि वो खरबों डॉलर का खर्च, राजनीतिक असंतोष और कमजोर होती घरेलू सहमति के वजह से इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। ज्यादा नुकसान की वजह से ही ट्रंप गुस्से में बड़बड़ाते रहते हैं, कभी पोस्ट कर अनाप शनाप बयान देते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने पोस्ट कर कहा था कि ईरान का नेतृत्व हैरान करने वाली दोहरी बातें करता है। वो बैठक की मांग करते हुए गड़गड़ाते हुए कहते हैं कि आगे बातचीत में सभी मैटर सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन फिर से वो खुलेआम एक बड़े गर्व से कहते हैं कि कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। ट्रंप ने कहा कि ओमान के रास्ते से ही सही, लेकिन ये आखिरी बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, आप खुद से सुन लीजिए उनका बयान। Going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny, but they're not denying it now. Somewhere, in particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran. Because it's what it's all about. This is why I'm going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny, but they're not denying it now. Somewhere, in particular, Iran did not want to be hit. And they said, we want to talk. We want to talk about the strait, but more importantly, from my standpoint, we want to talk about the denuclearization of Iran. Because it's what it's all about. This is why I'm doing it. ट्रंप भले कह रहे आखिरी बातचीत है, हम नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बनाए, बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन IRGC का क्लियर है कि भाई आपने लड़ाई शुरू की है, खत्म हम करेंगे। अब जो बातचीत ओमान के जरिए हो रही है, शांति वार्ता में ओमान डाकिया की भूमिका में है, दोनों ओर के संदेश को ओमान भेजकर बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका अदा की जा रही है। हालांकि बातचीत होना, डील हो पाना, ये आज की टाइम में, फिलहाल के वक्त में पॉसिबिलिटीज कम लग रही, क्योंकि अब अमेरिका पर प्रेशर है कि वो ईरान को जवाब देता है या नहीं देता है, और ये प्रेशर ट्रंप पर भी है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो मुद्दा परमाणु कार्यक्रम था, लेकिन आज की तारीख में जब अमेरिका ईरान डील कर रहे हैं तो मुद्दा होर्मुज है, और यही इस जंग में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है कि पूरा मामला आकर होर्मुज के पॉइंट पर फंस चुका है। जंग से पहले परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही थी, और शायद जंग रुक जाए तो आगे भी इस मुद्दे पर बातचीत चलेगी, लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि होर्मुज कब खुलेगा और कैसे खुलेगा। होर्मुज की स्थिति पहले यह थी कि एक ही रास्ते से जहाज आते थे जाते थे, जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन होर्मुज की स्थिति बदल चुकी है। ईरान के पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ते से जहाज आते हैं और दूसरे से जहाज जाते हैं। यही हाल ओमान की तरफ भी है, जो अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर बनाया है। उसमें भी आने और जाने के लिए 2 रास्ते हैं, जबकि इस रास्ते का ईरान विरोध करता है और ईरान ड्रोन और मिसाइल से इस रास्ते पर आने वाले शिप्स पर हमले करता है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि ओमान और ईरान ने मिलकर एक बीच का रास्ता बनाया, जिससे जहाज आ और जा सकते हैं, और इस पर जहाजों की जांच IRGC करेगा और देखभाल भी करेगा कि टैंकर में क्या कुछ लगा हुआ है, शिप कहां से आ रही है, शिप कहां जा रही है। लेकिन फीस तय ओमान और ईरान मिलकर करेंगे, और दोनों मिलकर एक साथ वसूली भी करेंगे। यानी इतने महीने की लड़ाई में यही तय हुआ
कि होर्मुज पर शुल्क भी लगेगा और ये शुल्क वसूलेंगे ईरान और ओमान। और एक प्रस्ताव बनाकर बाकायदा अमेरिका को भेज दिया गया है। मतलब जो तेल पहले मान लीजिए कि इस इलाके में 100 रुपए लीटर मिल जाता था, उस पर अब 20 रुपए, 10 रुपए ईरान, 10 रुपए ओमान मिलकर टैक्स लगा देंगे तो वो तेल मिलेगा 120 रुपए लीटर। ये दिया है अमेरिका ने पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। होर्मुज में किस तरह का रास्ता होगा, कैसे रूट बना है, जरा इसको भी आप एक बार देख लीजिए। ये है दो रास्ते, एक तरफ अमेरिका वाला जो नीचे की साइड है, और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये ईरान वाला रास्ता है। ये ईरान वाला रास्ता इसलिए क्योंकि वो ईरान के तटीय इलाकों के करीब से होकर गुजरता है। और ये ओमान वाला रास्ता जिसको ओमान और अमेरिका के जो नेवी है उन्होंने मिलकर तय किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस रास्ते से कोई भी शिप अगर आवाजाही करती है तो यहां पर अमेरिका हमला कर देता है कि आप इस इलाके से नहीं जा सकते। अब यहां से कोई निकलता है तो उस पर ईरान हमला करता है, यानी दोनों एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। इसलिए ये रूट अभी पूरी तरीके से ठप है। कोई एक आध शैडो फ्लीट यहां से निकल जाए तो निकल जाए, ट्रांसपॉन्डर बंद करके, जीपीएस लोकेशन ऑफ करके, किसी भी तरीके से जो भी नेविगेशन सिस्टम होता है उसको बंद करके, वैसे यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। यानी मिडिल ईस्ट का यह संकट उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अमेरिका के पास वापसी के ज्यादा रास्ते नहीं। अमेरिका ईरान पर अगर सीधा और बड़ा अटैक करता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को ईरान जलाकर राख कर देगा। तेल की कीमत $150 पर बैरल पार कर जाएगी। वैश्विक इकोनॉमी क्रम्बल करने लगेगी और इस महातबाही का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा। लेकिन अमेरिका ही वो मुल्क है जो इसे बातचीत की मेज पर भी सुलझा सकता है, ईरान को ऑप्शंस दे सकता है। ईरान इस युद्ध को ऑलरेडी जीत चुका है क्योंकि इस युद्ध में वो अमेरिका को न सिर्फ फंसा चुका है बल्कि हाफने पर मजबूर कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अंतिम विकल्प मौजूद है कि वो ईरान से डील कर लें, जबकि ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान को अंतिम विकल्प दिया है, जबकि जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहा है। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।